चलो पढ़ते हैं। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, हेडिंग देखो। लिखो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेट। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेट्स placed parallel to each other, placed parallel to each other with a separation small d, separation small d, d smaller in comparison to the length and breadth of the plate. A parallel plate capacitor consists of two large plates placed parallel to each other with a separation d smaller in comparison to the length and breadth of the plate, है ना। तो सुनो हुआ क्या, ये मेरा क्या है, देखो प्लस क्यू है, ये क्या है माइनस क्यू है ना। तो देखो मान लो इधर एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा, है ना। मान लो ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ठीक है, ये E1 इस तरफ होगा। अच्छा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इसको इस तरफ खींचेगा। ये बात क्लियर है। मान लो इधर एक पॉइंट है, ये क्या करेगा, इसको इस तरफ, ये इस तरफ इसको धकेलेगा, इस तरफ इसको, है ना। इसका क्या फॉर्मूला होगा, E1 का बोलो, पैरेलल प्लेट का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। याद रखना पैरेलल प्लेट के लिए तुम कहीं पर भी तुम पॉइंट लगाओ, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तुम कितना दूर से फाइंड करो उसके ऊपर। ये देखो उसके फॉर्मूले में कुछ है एक्स आर डी, ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है। बात को ध्यान से सुन रहे हो, पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, समझे। हाँ, तो इसका भी क्या होगा, देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ई नेट इधर क्या होगा, 0 होगा, है ना। इधर भी क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी ई नेट क्या होगा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट मैं दे रहा हूँ, ये स्मॉल सेपरेशन हुआ है डी, एक्चुअली इधर होता क्या है, देखो एरिया ऑफ द प्लेट, है ना, ये बहुत बड़ा होता है इसके सेपरेशन से। ये कंडीशन होता है पैरेलल प्लेट का, कैपेसिटर का। अच्छा, तो देखो, तो यहाँ पर पॉइंट है P, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसको धकेलेगा E2 से, ये भी इसको ऐसे अपने तरफ खींचेगा E1 से, तो इधर ई नेट कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, तो क्या होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है ई नेट, ये बहुत काम में आता है कभी कभी, ठीक है। ये होता है पैरेलल प्लेट के लिए। अच्छा, तो फिर क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। অবশ্যই यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गया तो मुझे पोटेंशियल में मिलेगा, तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, तो V इक्वल टू क्या होता है बोलो, V इक्वल टू ई डी, याद है
अरे याद है ये v इक्वल टू डी, ऐसा लिख रहा था, E इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी आर, ऐसा लिख रहे थे, डेरिवेटिव कर रहे थे रानू। हाँ तो उसी को मैं देखो यूज़ किया हूँ, v इक्वल टू ई डी लिखा हूँ, e और डिस्टेंस है ना। अच्छा तो क्या होगा इधर, e मुझे मिल चुका है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, अच्छा तो सिग्मा क्या है, सिग्मा एक्चुअली क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्या आएगा इधर, ये मुझे v मिल गया, ठीक है। अब मुझे कैपेसिटेंस मिल जाएगा, देखो कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट, कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट क्या होगा, C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q तो Q लिखूंगा डिवाइडेड बाय V, V कितना है, क्यू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ए, है ना, तो कैंसिल आउट। तो क्या होगा इधर, C इक्वल टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी, C इक्वल टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट का एरिया, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, देखो इफ वी नोट, नोट बना के, इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली if we placed a dielectric slab completely fills the space between the plate, fills the space between the plate slab completely fills the space between the plate then capacitance value becomes C equal to K epsilon A by D। K হচ্ছে কি डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टर है, क्या है, डिटेल पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए लिखो। तो मैं अगर इसके अंदर कोई भी मैं डाइलेक्ट्रिक को घुसा रहा हूँ तो मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा तो डाइलेक्ट्रिक है क्या, डाइलेक्ट्रिक एक ना एक जो मतलब बहुरूपी, उसका 2-3 प्रकार रूप होता है, ठीक है। वो नॉन कंडक्टर होगा, कब तक होगा, अप टू अ सर्टेन लिमिट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसका लिमिट पार कर देगा ना तो उसका बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर वो फिर सेपरेट होना मतलब चालू हो जाएंगे, फिर वो कंडक्टर मतलब बन जाएगा, समझ पा रहे हो। वो कभी कभी कंडक्टर कभी कभी नॉन कंडक्टर बन सकता है,
तो विद इन इट्स इलेक्ट्रिक लिमिट अगर मैं कुछ अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा k टाइम्स। बात समझ में आ रहा है? डाइलेक्ट्रिक बारे में मैं उसका डेफिनेशन लिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखो। अच्छा सुनो, अगर ये प्लेट ना, अगर सुनो मैं इसके अंदर क्या मतलब घुसाया हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक घुसाया हूँ। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को ठीक से नहीं मतलब घुसाया हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, ये थोड़ा नीचे आ गया, ये प्लेट थोड़ा नीचे आ गया है, ऐसे अगर है तो ओवरऑल मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करता है। बात समझ में आया? अगर डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फील्ड नहीं है, है ना, या प्लेट दोनों फेस टू फेस नहीं है, थोड़ा ये इधर से खिसक गया है, तो मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू ओवरऑल क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये नोट है, लिखो। इफ प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर नॉट फेसिंग ईच अदर कंप्लीटली, if the plates of a parallel plate capacitor are not facing each other completely, or if one of the plates of parallel plate capacitor, one of the plates of parallel plate capacitor slides completely, then capacitance slides, हाँ सॉरी स्लाइड्स रिलेटिवली, हाँ स्लाइड्स रिलेटिवली सर, थोड़ा सा खिसक गया, ये जो डाइलेक्ट्रिक में मतलब घुसाया हूँ ना वो थोड़ा खिसक गया किसी कारण से, ठीक है। देन कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, फोर्स, अच्छा फोर्स, हाँ तो देखो फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट, अच्छा फोर्स क्या होता है बोलो तो F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, और E का वैल्यू तुमको पता है क्या है, E का वैल्यू, E का वैल्यू क्या है, E एक प्लेट के लिए E का वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी बीच में क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक प्लेट के लिए क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर एक प्लेट देखूंगा, अगर मैं एक प्लेट देखा, इधर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इधर फोर्स का, इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्या ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं, याद रखना अद्रित, तो पैरेलल प्लेट है या कोई भी एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस में तुम मेजर करो वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। इनफाइनाइट प्लेट के लिए देखो, इधर करो या इधर करो या इस साइड करो, देखो सबके लिए सेम है, इसलिए देखो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा, लेकिन देखो डिस्टेंस थोड़ा दूर में है। अरे इस पॉइंट के लिए ये जो प्लेट है d डिस्टेंस प्लस ये मान लो x से, तो d प्लस x में है, लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम है, देख पा रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस को डिपेंड ही नहीं करता है। फॉर्मूला में चेक करो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, वो है ही नहीं डिस्टेंस, x r कुछ भी टर्म नहीं है, ठीक है, ये है। तो ये इक्वल टू क्या होगा q इंटू ई, तो q कितना है, q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, तो F इक्वल टू क्या होगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, समझे। और ये फोर्स हमेशा क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स, क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स।
এটা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর হ্যাঁ হ্যাঁ সেই কনসেপ্টের উপরে তো এটা প্যারালাল প্লেট তো ডাইপোল মানে কি ছোট্ট একটা চার্জ থাকবে এটা তো পুরো প্লেট রাখা আছে হ্যাঁ হুম Note, if we place a dielectric between the plates, note में लिखो, if we place a dielectric between the plates of the capacitor, then force between the plates, if we place the dielectric slab between the plates of the capacitor, then force between the plates of capacitor will remain unchanged. ठीक है, फोर्स डायरेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सुनो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, बोलो क्या क्या लिखे थे? एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला, एनर्जी और वर्क डन क्या लिखे थे? हाफ CV स्क्वायर, हाफ सॉरी आपने ऐसे Q स्क्वायर बाय 2C, और एक क्या होगा बोलो? C এর জায়গায় আমি Q বাই V লিখতে পারি, C इक्वल टू Q बाय V। देखो Q Q कट गया तो कितना मिला? हाफ QV। क्या मिला? हाफ QV। मतलब ये तीन मेरा फॉर्मूला है, ये तीन, एक दो और ये तीन, तीनों फॉर्मूला किसका है? वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का, है ना। अब उसका एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है,
तो देखो, तो एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और अभी अभी हमको पता चला है C इक्वल टू एप्सलन A बाई डी, और V इक्वल टू क्या है ई डी। तो हाफ एप्सलन A डिवाइडेड बाई डी इंटू वी कितना ई डी का स्क्वायर। तो हाफ एप्सलन A डिवाइडेड बाई डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। हाफ एप्सलन ए डी ई स्क्वायर, हाफ एप्सलन नॉट ई स्क्वायर ए डी হচ্ছে ভলিউম ভি। তাহলে एनर्जी बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ एप्सलन नॉट ई स्क्वायर। तो इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, है ना, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सलन ई स्क्वायर। करेक्ट। वाला क्यों दिया था तुमको, लाओ नहीं लाया, लेके आना है उसे। हाँ, पेज नंबर 12 में जाओ, पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 16। क्या किए उसको, हाँ तुम तो लिए नहीं हो। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 16।
हाँ पढ़ो एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो। रानू अपना नाम लिख लो, अपना अंगूठा छाप भी दे दो उधर, ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं किसी को। पिको मतलब 10⁻12, वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं, वो कट जाएगा। एयर फील्ड कैपेसिटी, एयर मतलब उसके अंदर एयर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, उसका वैल्यू दिया है कुछ, फिर मैं डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया तो मेरा कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाएगा। वो दिया है कितना 2.6, तो बोला है के का वैल्यू कितना है। देख के समझ में आ रहा है, पता है, देख के आंखों से हो जा रहा है सब कुछ, लेकिन हर चीज़ आंख से होना ज़रूरत है। सुनो, जब ये एयरफील्ड था एप्सिलॉन A/d इक्वल टू क्या है 1.3 पिको फेरेड। अच्छा इधर के क्या होगा, एयरफील्ड के लिए 1, एयर के लिए क्या होता है के 1। C2 क्या बोला है के एप्सिलॉन A/d, ये क्या दिया है 2.6 पिको फेरेड, है ना। तो क्या होगा C2/C1 इक्वल टू, देखो ये कट जाएगा तो K इक्वल टू 2.6 डिवाइड बाई 1.3, पिको फेरेड कट गया 2, तो K इक्वल टू कितना हुआ 2। तो वो जो डाइलेक्ट्रिक जो था ना वैक्स, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मिला 2। সিচুয়েশন মানে কেন হলো বলছি, है ना, यही होगा। क्वेश्चन क्यों পড়ছো না না, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो, क्या दिया है, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड। अरे ये जो D था ना, इसको मैं 2D कर दिया हूं, तो दिस बाय दिस, अब देखो तो क्या होगा, ये K/2B होगा, दिस डिवाइड बाय दिस, ये कट जाएगा K/2 बचा, फिर होगा ये इनटू, ठीक है। अच्छा सुनो, इतना हो गया, हाँ। अच्छा उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे, शेयरिंग ऑफ चार्जेस पढ़े थे, शेयरिंग ऑफ चार्जेस पढ़े थे, मतलब जो कॉमन पोटेंशियल पढ़े थे ना, चार्ज कितना शेयर हो रहा है वो उसके बारे में नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़े थे हम। सुनो क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेडिंग लगाओ शेयरिंग ऑफ चार्जेस। हेडिंग लगाओ शेयरिंग ऑफ चार्जेस। सुनो, कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बोल रहा हूं, देखो ताकि याद आ जाए। शेयरिंग ऑफ चार्ज, सुनो, ये है कैपेसिटर था, मैं इसको कुछ एक वोल्टेज में लगाया था, ये C1 और ये V1, उसके पास चार्ज था Q1। नेक्स्ट V2 C2 Q2, इतना बातें समझ में आया। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो प्रोसेस। ये अभी क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है, ध्यान से सुनो, ये चार्जिंग हो रहा है, ये भी चार्जिंग हो रहा है। अच्छा मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, ये इसको हटाया, इसको हटाया, इसको लाके इसके पास कनेक्ट कर दिया, ये C1 है और ये C2, ठीक है। अब क्या होगा, देखो चार्ज क्या और Q1 रहेगा, नहीं Q1 डैश बन जाएगा, कुछ ना कुछ शेयरिंग हो जाएगा ना, इधर क्या बन जाएगा Q2 डैश बन जाएगा।
लेकिन कब तक ये लोग चार्ज शेयर करते रहेंगे? जब तक ना पोटेंशियल सेम हो जाए। अरे इधर ज़्यादा पानी है, इधर कम पानी है, जब तक पूरा नहीं सेम हो तब तक आते रहेगा। इधर पोटेंशियल क्या बन गया? V। और V का वैल्यू हम लोग लिख लिए थे, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हम लोग डेरिवेशन कर लिए थे, ठीक है। लेकिन ये जो चार्ज Q1 डैश बन गया है, ये जो चार्ज Q1 डैश बन गया है, तो कितना है वो Q1 का वैल्यू कितना है वो हम लोग अभी निकालेंगे। कितना चार्ज शेयर हुआ, यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ आया, क्या हुआ वो हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा, हम लोग को पता क्या है? कुछ नहीं पता है। सुनो, पता इतना है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही तो पता है। तो इसका मतलब बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं ये लिख सकता हूँ, कंजर्वेशन चार्ज से ये तो होगा, मान लो इसको Q, एक भाषा में लिख लो, इसको Q लिखो, लेट, ठीक है। दोनों सेम है तो इसको कुछ मान लिया, ठीक है। अच्छा, लिखना चाहते हो तो यहाँ ये वाला मना लिख के ये दोनों ड्राइंग करके यहाँ से लिखोगे, ठीक है। अच्छा, लिख लो एक बार। लेट, ये R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। अरे स्फेरिकल कैपेसिटेंस, रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फेरिकल कैपेसिटेंस था ना ये वाला, इसका फॉर्मूला स्फेरिकल कैपेसिटेंस का, स्फेरिकल कैपेसिटेंस फॉर्मूला देख लेना। है ना? तो देखो +1 बोथ साइड में कर लो, तो क्या आएगा ये Q2 डैश प्लस Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2, है ना? तो इधर से लिख रहा हूँ। तो देखो अब ये क्या मिला, बड़ा Q डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q, ये मिला। एंड Q1 डैश कत होबे, सिमिलरली Q1 डैश कत होबे R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होल इंटू Q। ये किसको क्या डाउट है बोलो? तो Q2 डैश कितना हो जाएगा? R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q। Q मतलब क्या है? दोनों चार्ज का सम, ठीक है।
হয়েছে, লেখা হয়েছে? क्वेश्चन लिखो। लिखो। Two conducting spheres of radius 6 centimeter and 12 centimeter. Two conducting spheres of radius 6 centimeter and 12 centimeter. Having same charges, having same charge 3 into 10 to the power 8. I repeat, two conducting sphere of radius 6 centimeter and 12 centimeter each, having same charge 3 into 10 to the power minus 8 centimeter. Three into 10 to the power minus 8 coulomb. Sorry. Coulomb, huh? Are kept very far apart. Are kept very far apart. Huh? If the sphere is connected by each other with a conducting wire, then find the first question direction. Then find the direction of charge transfer and amount of charge transfer. Find the direction of charge transfer or amount of charge transfer. Next, second question, find potential of each sphere. Second question, find potential of each sphere. ये तो नॉर्मल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। अच्छा, हायर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल कौन सा है, कैसे समझ में आएगा? अच्छा, V मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है ना। अरे V इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R होता है ना।
तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो जिसका R जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल उतना कम, तो जो छोटा वाला स्फीयर होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना। इसका मतलब छोटे वाला स्फीयर से बड़ा वाला स्फीयर तक मेरा क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। लिख लेना कि V इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R, हेंस स्मॉलर स्फीयर हैविंग मोर हायर पोटेंशियल दैन द। समझ में आया? लिखो इसको।
आंसर আসছে একটা এসে কত এসেছে বলো একটা? একটা 1.8 * 10 টু দি পাওয়ার -8 1.8 তো না 2। স্যার 1.8 আসছে ক্যালকুলেটর কি করবে স্যার কি ফর্মুলা বলো? फास्ट तुमरा की लिखे नहीं ले जो चार्ज कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होता है, क्या उतना लिख लिए हो? क्या लिखे कि V is inverse proportional to R, then smaller sphere having the higher potential and the larger sphere having lower potential, then charge transfer from smaller sphere to larger sphere। इतना सब लोग लिख लियो इंग्लिश में। अच्छा अब देखो Q1 डैश तो क्या होगा? R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q मतलब क्या है? इंटू Q था, Q मतलब क्या है? Q मतलब क्या? Q1 प्लस, यही है ना बातें। तो R1 क्या होगा? R1 क्या दिया है बोलो? 6, हाँ 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 18 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -8। तो क्या होगा ये? 3। तो कितना आ रहा है आंसर? 3। ओ खुद लिखा हूँ 3 प्लस भी लिखोगे ना, प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -8। तो कितना होगा ये 3 मिला है ना, और ये कितना होगा? 1/3 इंटू 10 टू द पावर -8 कॉमन, हाँ 3 + 3 6, पहले 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। उस तरह Q2 डैश मिल जाएगा। कितना होगा Q2 डैश? ना देख के ही बोल दोगे इधर 3 था इधर 3 था, ये एक घट गया, ये वाला इधर ट्रांसफर हो गया तो 4 मिल जाएगा इधर। R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इक्वल टू Q मतलब Q1 प्लस Q2। तो कितना होगा? 4 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ये है ठीक है, समझ में आया? हाँ माने तो फिर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? क्वेश्चन पूछा क्या है? चार्ज ट्रांसफर कितना ट्रांसफर हुआ है? हाँ 2 कूलम, 1 कूलम ट्रांसफर हुए ना। तुम खुद देखो ना, 3 था 1 चला गया, तो लिखो तो सो चार्ज ट्रांसफर इक्वल टू चार्ज पहला ही चल रहा है सोना, ट्रांसफर इक्वल टू क्या होगा? हाँ Q क्या है Q2 डैश माइनस Q2 और इसका मैग्नीट्यूड है ना, हमेशा इसका वैल्यू बोलना है, और Q1 डैश माइनस Q1, कुछ भी किसी को भी लेके माइनस करो उसका आंसर आ जाएगा। क्या हो गया आंसर? 1 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल ट्रांसफर हुआ है? तो V1 डैश क्या होगा? V1 डैश कितना होगा? Q1 डैश डिवाइडेड बाय C। V2 डैश कितना होगा? Q2 डैश डिवाइडेड बाय C, है ना? C1 C2 दिया है? C1 C2 दिया है? नहीं, कैसे मिलेगा? पहले तो बोलो Q1 डैश कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर डिवाइडेड बाई C का फॉर्मूला क्या है स्फीयर के लिए? 4πε/r1 है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/4πε मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड R1। R1 कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है ना। समझ में आया? ये भी कितना होगा? Q2 डैश रानू बुझते पारछो Q2 कितना होगा? 4 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 4πε0 R2 स्फीयर के लिए 4 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यों? क्योंकि 1/4πε0 था। तो R2 का वैल्यू कितना है?
12 इंटू 10⁻, कितना, जो आंसर आएगा और क्या, जो आएगा वो है। ठीक है, दोनों में देखना सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल हो जाता है ना। अरे बाबू कॉमन पोटेंशियल हो जाता है ना, तो देखना दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चेक कर लो एक बार। ठीक है, तुम लोग का मटेरियल नहीं लाया इसलिए न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा थ्योरी पढ़ा देता हूँ। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हाँ ठीक है, और एक क्लास में हो जाएगा कैपेसिटर हम लोग का। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हेडिंग, কারেন্ট করাবো না, স্কুলে অপটিক্স করাচ্ছে। সিরিয়ালি গেলে ভালো তো। আচ্ছা লিখো কম্বিনেশন অফ ক্যাপাসিটার। combination of capacitor, sorry. अच्छा तो पहला हेडिंग सब लोगों को पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, ক্লাস 10 রেজিস্টার নিয়ে পড়েছি। C1 C2 C3 V1 V2 V3, चार्ज क्या होगा Q Q Q। याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम रहता है, ठीक है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, ठीक है। रजिस्टर में क्या था, करंट, इधर चार्ज, लिख लो इन सीरीज कैपेसिटर। पहले V इक्वल टू क्या लिखूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो 1 तो V कत হবে Q बाय C CS सीरीज, तो Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q डिवाइड बाय C3, Q Q कैंसिल, CS इक्वल टू क्या होगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C, ये ठीक है। लिख लेना इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम।
ডেরিভেশন আসবে না, নিউমেরিক্যাল। लिखे हो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट पॉइंट और एक बार बोल रहा हूँ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। सेकेंड पॉइंट में लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is always less than any of the individual capacitance. Less than any of the individual capacitance, है ना। हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से उसका वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। नेक्स्ट लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। প্যারালাল কম্বিনেশন, ঠিক আছে। তো প্যারালাল কম্বিনেশন কি হবে, C1 C2 C3 Q1 Q2 Q3 V, है ना। तो इधर मेरा पोटेंशियल से अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। Potential across each capacitor is same. ठीक है, लिख लिए। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is always greater than any individual capacitance. Always greater than any individual capacitance. ঠিক আছে। पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। हाँ, अच्छा तो सुनो, इधर क्या अलग है, Q है ना। तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q क्या है, CPV, मतलब पैरेलल है इसलिए पी लिया। तो CP क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस ये, ठीक है।
ठीक है। अच्छा तो देखो नोट करके लिखो। हाँ, अगर V1 इज टू V2 इज टू V3 पूछा तो ये किस में पूछेगा? क्या ये कभी भी पैरेलल में पूछ सकता है? अरे ये तो पैरेलल, तो वोल्टेज पोटेंशियल सेम होता है, ये सीरीज में। अगर ऐसे पूछा तो 1/C1 1/C2 1/C3 होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है, रेशियो कट जा रहा है। अगर चार्ज का रेशियो पूछा Q1, ये किसके लिए है? सीरीज के लिए। ऐसे लिख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन Q1 इज टू Q2 इज टू Q3, तो क्या होगा? C1 इज टू C2 इज टू C3। ये किसके लिए है? पैरेलल। ठीक है। आज इसका न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ। এই দুটো প্যারালাল, এটাকে টেনে এখানে কানেক্ট করে দেবো।